हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बैंक में। अपनी आज की इस वीडियो में हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, क्वेश्चन की शुरुआत जैसे मैं हमेशा ही बोलती हूँ, आप भूमिका से करेंगे। तो फर्स्ट इंट्रो देंगे हम। फ्रांस के इतिहास की राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल एवं आमूल परिवर्तन की अवधि थी, जो 1789 से 1799 तक चली। बाद में नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांसीसी साम्राज्य के विस्तार द्वारा कुछ अंश तक इस क्रांति को आगे बढ़ाया। क्रांति के फलस्वरूप राजा को गद्दी से हटा दिया गया, एक गणतंत्र की स्थापना हुई, खूनी संघर्षों का दौर चला और अंततः नेपोलियन की तानाशाही स्थापित हुई, जिससे इस क्रांति के अनेकों मूल्यों का पश्चिमी यूरोप में तथा उसके बाहर प्रसार हुआ। इस क्रांति ने आधुनिक इतिहास की दिशा बदल दी। इससे विश्व भर में निरपेक्ष राजतंत्र का ह्रास होना शुरू हुआ, नए गणतंत्र एवं उदार प्रजातंत्र बने। आधुनिक युग में जिन महापरिवर्तनों ने पश्चिमी सभ्यता को हिला दिया, उनमें फ्रांस की राज्य क्रांति सर्वाधिक नाटकीय और जटिल साबित हुई। इस क्रांति ने केवल फ्रांस को ही नहीं, अपितु समस्त यूरोप के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। फ्रांस की क्रांति के देखो, अब हम देखेंगे फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे। तो फ्रांस की क्रांति के कारण, फ्रांस में हुई क्रांति के निम्नलिखित कारण थे, जैसे कि वहाँ की उस टाइम की राजनीतिक परिस्थितियाँ। फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था, जो राजत्व के दैवीय सिद्धांत पर आधारित था। इसमें राजा को असीमित अधिकार प्राप्त थे। अभी देखो, वही बात हो जाती है, जब कोई भी हो जिसको जब असीमित अधिकार प्राप्त हो जाए तो वो क्या होने लगता है, धीरे धीरे उसमें वो तानाशाही होने लगता है, क्योंकि उसको सारी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं तो वो अपनी चलाता है, लोगों की सुनता नहीं है। तो सेम वही था, उस टाइम पे यही तानाशाही हुई थी। नेपोलियन का राज स्थापित हो गया था, तो वो क्या करता था, सारी शक्ति उसके हाथ में थी, उसी को भगवान माना जा रहा था। तो वो क्या कर रहा था, अपनी मर्जी चला रहा था, जो उसका मन चाह रहा था वो कर रहा था। तो लुई 14वें ने के शासनकाल में, जो कि 1643 से 1715 तक था, निरंकुशता अपनी पराकाष्ठा पर थी। उसने कहा, मैं ही, तो देखो आगे ना वही बात, मैं ही राज्य हूँ। वह अपनी इच्छा अनुसार कानून बनाता था। उसने शक्ति को अत्यधिक केंद्रीकरण राजतंत्र के पक्ष में कर दिया था। अब देखो, केंद्रीकरण क्या होता है, एक होता है अभी जैसे लोकतंत्र है, लोकतंत्र में क्या है, विकेंद्रीकरण होता है। सारी शक्तियाँ एक जने के हाथ में नहीं है, थोड़ी थोड़ी सबके हाथ में है और सब अपना अपना काम करते हैं। लेकिन इस समय क्या हुआ था, उन्होंने शक्ति का केंद्रीकरण किया हुआ था, मतलब सारी शक्ति केवल राजा के हाथ में थी। तो यही था कि उसने शक्ति को अत्यधिक केंद्रीकरण राजतंत्र के पक्ष में कर दिया। कूटनीति और सैन्य कौशल से फ्रांस का विस्तार किया। इससे उसने राजतंत्र को गंभीर पेशा बनाया। लुई 14वें ने जिस शासन व्यवस्था का केंद्रीकरण किया, उसने योग्य राजा का होना, उसमें क्या था, योग्य राजा का होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन हुआ क्या, उसके उत्तराधिकारी जो लुई 15वां था और जो लुई 16वां था, वो बिल्कुल ही अयोग्य थे। लुई 15वां अत्यंत विलासी, अदूरदर्शी और निष्क्रिय था, मतलब उसे इन सब चीज़ों में ये समझ लो इंटरेस्ट ही नहीं था। जब कोई आलसी एकदम, जो सोचता ही नहीं था कुछ, तो ऐसा राजा बनेगा तो सोच लो क्या होगा, वही था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध एवं सप्तवर्षीय युद्ध में भाग लेकर देश की आर्थिक स्थिति को भारी क्षति पहुंचाई। अब ऐसे इंसान अगर भाग लेंगे युद्ध में तो क्या होगा, आप भी सोच सकते हो। तो यही हुआ, हमें मतलब क्या हुआ, तो देश को नुकसान ही हुआ। इसके बावजूद भी वर्साय का महल विलासिता का केंद्र बना रहा। उसने कहा कि मेरे बाद प्रलय होगी। क्रांति की पूर्व संध्या पर लुई 16वें, जो 1774 से 93 का शासन था उसका, वह एक अयोग्य शासक था। उसने भी स्वेच्छाचारित और निरंकुश का प्रदर्शन किया, वही अपनी मर्जी चलाना और अपनी मर्जी से सब चीज़ें करना। उसने कहा कि यह चीज़ इसलिए कानूनी है, यह मैं चाहता हूँ। जहाँ पे मैं आ जाता है वहाँ अहंकार ही आ जाएगा। फिर अपने एक मंत्री के
अपने एक मंत्री के त्यागपत्र दे पाता। उसने अपनी पत्नी उसकी पत्नी का नाम था मैरी एंटोनियट का उस पर अत्यधिक प्रभाव था। जो वो कहती थी वो करता था। तो वह बेफिजूल खर्चा करती थी बहुत ज़्यादा। उससे आम आदमी की परेशानियों से कोई लेना ही देना नहीं था, ना ही वो उनको समझना चाहती थी। वो तो रानी थी, रानियों की तरह रहती थी। सेम वही बात है। एक बार जब लोगों का जुलूस रोटी की मांग कर रहा था तो उसने सलाह दी, यदि रोटी उपलब्ध नहीं है तो केक क्यों नहीं खा लेते। तो बताओ भाई, रोटी नहीं है तो वो केक कैसे खाएंगे जब रोटी नहीं है। लेकिन उसे क्या पता, उसके पास तो ऑप्शंस थे, उसने यही बोला। तो इस तरह देश की शासन पद्धति पूरी तरह नौकरशाही पर निर्भर थी, जो वंशानुगत थी। उनकी भर्ती तथा परीक्षण के कोई नियम नहीं थे और इन नौकरशाहों पर भी नियंत्रण लगाने वाली संस्था मौजूद नहीं थी। इस तरह शासन प्रणाली पूरी तरह भ्रष्ट, निरंकुश, निष्क्रिय और शोषणकारी थी। व्यक्तिगत कानून और राजा की इच्छा का ही कानून लागू होता था। तो फलस्वरूप क्या हुआ, देश में एक समान कानून लागू होता था। फलस्वरूप ये हुआ, देश में एक समान कानून का ज्ञान नहीं था। इस अव्यवस्थित, निरंकुश तथा संवेदनशील शासन तंत्र का अस्तित्व जनता के लिए कष्टदायी बन गया। उन उत्पादक राजनीतिक परिस्थितियों ने क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। फ्रांस की राज्यमूर्खपूर्ण स्थिति के बारे में यूँ कहा जाता है कि बुरी व्यवस्था का तो कोई प्रश्न नहीं, वहाँ पे तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी। कोई व्यवस्था होगी तब तो बुरा कहा जाएगा, कोई व्यवस्था ही कहाँ थी। राजा अपनी मर्जी से चल रहा था, जो उसकी पत्नी कह रही थी वो कर रहा था। पत्नी को ये नहीं पता कि भाई जिसके पास रोटी नहीं है वो केक कहाँ से खाएगा, तो ऑप्शन दे रही थी मैडम जी की रोटी नहीं है तो केक खाओ। तो ये था राजनीतिक कारण जो फ्रांसीसी क्रांति का एक कारण बना। और सामाजिक परिस्थितियाँ क्या थी, क्रांति के कारणों को सामाजिक परिस्थितियों में भी देखा जा सकता है। फ्रांसीसी समाज विषम और विघटित था। वह समाज 3 वर्गों, स्टेट में वर्गों या स्टेट एक ही बात है, स्टेट्स या वर्गों में विभक्त था। पहला स्टेट में पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग और तृतीय स्टेट में जनसाधारण शामिल थे। पादरी एवं कुलीन वर्ग को व्यापक विशेष अधिकार प्राप्त था, जबकि जनसाधारण अधिकार विहीन था। तो प्रथम स्टेट में क्या था, पादरी वर्ग 2 भागों में विभक्त था, उच्च और निम्न। मतलब उसमें भी ऊंचा और नीचा था, एक उच्च था एक निम्न था। उच्च पादरी वर्ग के पास अपार धन था, वह टाइथ नामक कर वसूलता था। ये शान और शौकत एवं विलासीपूर्ण जीवन बिताते थे। धार्मिक कार्यों में इनकी रुचि कम थी। देश की ज़मीन का 5वां भाग चर्च के पास ही था और ये पादरी वर्ग चर्च की अपार संपदा का प्रयोग करते थे। ये सभी प्रकार के करों से मुक्त थे। इस तरह उनका जीवन भ्रष्ट, अनैतिक और विलासी था। इस कारण यह वर्ग जनता के बीच लोकप्रिय हो गया था और जनता के असंतोष के कारण भी बन रहा था। दूसरा साधारण पादरी वर्ग था, जो निम्न स्तर के थे। चर्च के सभी धार्मिक कार्यों को ये संपादित करते थे। पहले वाले तो ऐशो आराम में जीते थे, खाली उनको धर्म से तो कोई लेना देना नहीं था, बाकी धार्मिक कार्य तो ये करते थे। अतः उनके जीवन यापन का ढंग सामान्य जनता के समान था। अतः उच्च पादरियों से ये घृणा करते थे, रीज़न वही है, और जनसाधारण के प्रति सहानुभूति रखते थे। क्रांति के समय इन्होंने क्रांतिकारियों को अपना समर्थन दिया। तो वही है भाई, जब दोनों पादरी वर्ग है, एक वर्ग तो आराम से बैठा है, उसको कोई लेना देना नहीं किसी काम से, दूसरा काम कर रहा है, तो फिर भाई घृणा तो होगी ही होगी। अब बात कर रहे हैं द्वितीय स्टेट। कुलीन वर्ग द्वितीय स्टेट में शामिल था और सेना, चर्च, न्यायालय आदि सभी महत्वपूर्ण विभागों में इनकी नियुक्ति की जाती थी। उच्च प्रशासनिक पदों पर इनकी नियुक्ति होती थी और ये किसानों से विभिन्न प्रकार के कर वसूलते थे, टैक्सेस वसूलते थे और उनका शोषण करते थे। यद्यपि लुई 14वें के समय कुलीनों को उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया था, किंतु आगे लुई 15वां और 16वें जब आया, उनके समय में इन्होंने अपने अधिकारों को वापस से प्राप्त करने का प्रयास किया और ये कुलीन वर्ग भी आर्थिक स्थिति के अनुरूप
उच्च और निम्न वर्ग में विभक्त था। जिस पे ज़्यादा संपदा वो उच्च वर्ग में, जिस पे कम संपदा वो निम्न वर्ग में शामिल। तृतीय स्टेट के लोग जनसाधारण वर्ग से संबंधित थे, कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। इसमें मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर, शिल्पी, व्यापारी और बुद्धिजीवी लोग शामिल थे। इस वर्ग में भी भारी असमानता थी। इन सभी वर्गों की अपनी अपनी समस्याएं थीं। किसानों की संख्या सर्वाधिक थी और इनकी दशा निम्न और शोचनीय थी। किसानों को राज्य, चर्च तथा अन्य जिम्मेदारियों को उनके अनेक प्रकार के कर देने पड़ते थे और सामंती अत्याचारों को भी सहना पड़ता था। एक और देखें तो ये एक दृष्टि से किसानों असंतोष का मुख्य कारण सामंतों द्वारा दिए जा रहे कष्ट एवं असुविधाएं थी और राजतंत्र इस पर चुप्पी साधे हुए था। इस तरह किसान इतने दुखी हो गए थे कि वे स्वयं ही एक क्रांतिकारी तत्व के रूप में परिणत हो गए और उन्होंने क्रांति करने के लिए मात्र एक संकेत की आवश्यकता थी। मध्यम वर्ग, जिसे बुर्जुआ वर्ग भी कहते थे, इसमें थे साहूकार, व्यापारी, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, लेखक, कलाकार, कर्मचारी आदि शामिल। इसमें उनकी आर्थिक दशा आवश्यक ठीक थी, फिर भी वे तात्कालिक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के प्रति आक्रोशित थे। क्यों आक्रोशित थे? इस वर्ग को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था और पादरी और कुलीन वर्गों के व्यवहार से उन दोनों का व्यवहार इनके प्रति अच्छा नहीं था। इस कारण मध्यम वर्ग कुलीनों के सामाजिक श्रेष्ठता से घृणा करते थे। कुलीनों को ऊंचा समझा जाता था, इनको नीचा समझा जाता था और राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के इच्छुक थे। वो भी अपने अधिकार चाहते थे जिस तरीके से उन्हें अधिकार मिले हुए थे। यही कारण था कि फ्रांस की क्रांति में उनका मुख्य योगदान रहा और उन्होंने क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया। मध्यम वर्ग की कुछ आर्थिक शिकायतें भी थी। पूर्व के वाणिज्य व्यापार के कारण इस वर्ग ने धन संपत्ति अर्जित कर ली थी, किंतु अब सामंती वातावरण में उनके व्यापार पर कई तरह के प्रतिबंध लगे थे। जगह जगह चुंगी देनी पड़ती थी। चुंगी एक कर था। वे अपने व्यवसाय के लिए उन्मुक्त वातावरण चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया। इस तरह हम कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति समाज के दो परस्पर विरोधी गुटों में संघर्ष का परिणाम थी। एक तरफ राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रभावशाली वर्ग थे। देश का राजनीतिक और सरकार